नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने 3 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल तीसरे बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। करण भूषण सिंह इस सीट के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर CSDS लोकनीति के को डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले आम चुनाव की तुलना में ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। इन राज्यों में पार्टी को नुकसान हो सकता है, हालांकि ये भरपाई दक्षिण और पूर्व भारत के कुछ सूबों से हो सकती है। चुनाव विश्लेषक के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान बीजेपी के लिए उम्मीदें अधिक थीं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोले, कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 की तुलना में बेहतर होता दिखा है, पर बीजेपी का थोड़ा खराब हो सकता है। उनका कहना है कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी 2019 के मुकाबले बेहतर करेगी। वहीं राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि चुनाव आयोग में कुछ बहुत संदिग्ध चल रहा है। कल यानी 28 मई को ECI ने आश्चर्यजनक रूप से 25 मई को हुए चरण 6 के लिए मतदान संख्या जारी की, यानी ये आंकड़े महज 72 घंटे में जारी किए गए हैं। अब क्रोनोलॉजी पर नजर डालते हैं। 17 मई को ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 1 महीने के बाद भी चरण 1 के मतदाता संख्या जारी नहीं की है, क्योंकि इसमें समय लगता है। 22 मई को ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोगों को मतदान प्रतिशत जानने का कानूनी अधिकार नहीं है। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मतदान प्रतिशत संख्या मांगने वाली याचिका को छुट्टियों के बाद के लिए स्थगित कर दिया। फिर अचानक 25 मई को ECI ने चरण 1 से 5 के लिए मतदाता संख्या जारी करने का निर्णय लिया और अब कल ECI ने 72 घंटे के भीतर चरण 6 के लिए मतदान संख्या जारी की। प्रश्न है, चुनाव आयोग ने 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में मतदान प्रतिशत संख्या का खुलासा करने से इनकार क्यों किया और फिर 3 दिनों के बाद अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? अगर मतदान प्रतिशत संख्या 72 घंटों के भीतर दी जा सकती है, जैसा कि कल देखा गया, तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा क्यों किया कि चरण 1 से 5 के लिए ऐसा करना संभव नहीं है? ECI की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में उसके दावे के बिल्कुल विपरीत है। ECI ने मतदान प्रतिशत संख्या जारी करने की व्यवस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला और फिर अचानक इसके विपरीत क्यों किया? अगर चरण 6 के लिए मतदान संख्या 72 घंटों में प्रकाशित की जा सकती है, तो ECI ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई क्यों लड़ी और चरण 1 से 5 के लिए संख्या देने से इनकार क्यों किया? इस पर तत्काल प्रतिक्रिया और विस्तृत स्पष्टीकरण की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका को लेने से इनकार कर दिया। कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित है। इस एक्सटेंशन याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। बता दें, केजरीवाल दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। 1 जून को उनकी जमानत खत्म हो रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के CM हाउस में कथित तौर पर हुई मारपीट मामले में विभव कुमार को अरेस्ट किया गया था। इस मामले में अब विभव कुमार जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने निचली अदालत से जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। अब विभव कुमार ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। विभव कुमार की जमानत वाली याचिका में कल यानी 30 मई को सुनवाई की मांग की गई है। मणिशंकर अय्यर के एक बयान पर विवाद हो रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 1962 में हुए चीन के हमले के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। अपने इस बयान के लिए अय्यर ने माफी मांगी है। अय्यर ने कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीन ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। अपने इस बयान पर अय्यर ने कहा कि चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल किया और मैं पूरी तरह से इसके लिए माफी मांगता हूं। मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अय्यर ने जो कहा उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, लेकिन साल 2020 में गलवान में जो हुआ उसके लिए PM ने सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दे दी है। जयराम रमेश ने कहा कि 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ चीनी हमला वास्तविक था। मई 2020 की शुरुआत में लद्दाख में चीनी घुसपैठ भी सच्चाई थी, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और यथास्थिति बिगड़ गई। हालांकि PM ने 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दे दी, जिससे हमारी नेगोशिएट करने की स्थिति
गंभीर रूप से कमजोर हो गई। देपसांग और देमचोक सहित 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारतीय सैनिकों की पहुंच से बाहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार झूठे जाति प्रमाण पत्र जारी करके मुसलमानों को मूल ओबीसी के अधिकार दे रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ग को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार खुले तौर पर संविधान पर हमला कर रही है, जिसने दलितों और पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में आरक्षण की खुली लूट हुई। मुसलमानों को झूठे ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं और वो डायमंड हार्बर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम आज कोलकाता में रोड शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो ओडिशा में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अलग अलग राज्यों की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज लुधियाना पटियाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान भी काफी दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ दिलचस्पी नहीं ले रहा बल्कि इस समय हस्तक्षेप भी करता दिख रहा है। पाकिस्तान के ही पूर्व सरकार में मंत्री फवाद चौधरी इस समय लगातार भारत के चुनाव पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि भारत के वोटर का असल फायदा इस बात में छिपा है कि पाकिस्तान से उसके रिश्ते बेहतर हों, भारत विकासशील देश की ओर बढ़े, और अब ये तभी हो सकता है जब नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा को हराया जाए। अब जो भी उन्हें हराएगा, फिर चाहे वो राहुल हों, केजरीवाल हों या फिर ममता बनर्जी, हमारी शुभकामनाएं तो उन लोगों के साथ हैं। जो भी कट्टरपंथी को हराएगा उनका समर्थन रहेगा। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि डोभाल जी अपने अकाउंट से ट्वीट कीजिए। बता दें, बीजेपी और पीएम मोदी पहले से ही पाकिस्तान को चुनाव में उतार चुके हैं, लेकिन अब वो नाम लेकर फिर से विपक्ष को घेरेंगे। इसीलिए पवन खेड़ा ने कहा है कि डोभाल जी अपने अकाउंट से ट्वीट कीजिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने मेरे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 1999 में हुआ समझौता तोड़ा। उन्होंने कहा कि 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे और हमने एक समझौता किया था, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया, ये हमारी गलती थी। केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा से करीब 8 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों के नाम 2 साल के अंदर उड़ा दिए गए। पिछले 5 वर्षों में अकेले 2022-23 वित्तीय वर्ष में 20.47% नाम हटाए गए, जो सबसे ज्यादा हैं। ये बात लिबटेक इंडिया और नरेगा संघर्ष मोर्चा की रिपोर्ट में कही गई है। दोनों सिविल सोसाइटी के एनजीओ हैं और अस्थायी मजदूरों के बीच काम करते हैं। रिपोर्ट में रजिस्टर्ड श्रमिकों की कमी को जबरदस्त बताया गया है। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को 7 जून तक अंतिम चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा हर तारीख पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगने पर भी नाराजगी जताई। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य आरोपी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम को राजद्रोह और यूएपीए के केस में जमानत दे दी है। इमाम पर दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण देने को लेकर ये केस चल रहा है। शर्जील इमाम ने कोर्ट में कहा कि इस अपराध में अधिकतम सजा 7 साल की है और इससे आधी से अधिक अवधि वो जेल में बिता चुके हैं। हालांकि शर्जील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने बताया कि शर्जील इमाम अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दिल्ली दंगों की कथित षड्यंत्र वाले केस में भी अभियुक्त हैं। तेज गर्मी के बीच दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हर मजदूर की छुट्टी रहेगी और उनका वेतन भी नहीं कटेगा। अब इस समय दिल्ली में तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच चुका है। आलम ये चल रहा है कि पहली बार एक साथ कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। उस गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, जनता बेहाल है। उसी हालात को समझते हुए एलजी ने यह फैसला सुनाया है। अमेरिका नहीं मानता कि रफा में इजराइल ने बड़े स्तर पर हमला किया है। ये बात व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि रफा में बड़े स्तर पर हमला करना, जहां सैकड़ों हजारों लोग शरण लेकर रह रहे हैं, सीमा रेखा पार करने जैसा होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।